हाय। एपिसोड 5 में आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने ये बात करी थी कि कपल्स के बीच में चाहे वो हैप्पीली मैरिड हैं या उनमें झगड़े हैं, एक पहलू ऐसा है जिसका सबको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वाला पार्ट देख के फिर इसमें आइए। ये एपिसोड का पार्ट 2 है। हम लोग उसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि कपल्स के बीच में चाहे जैसी भी मैरिज हो, अच्छी या बुरी, एक ऐसा पहलू है जिसका हर किसी को ध्यान रखना है। वो पहलू के एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है और एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट। तो छोटा सा बस एक याद दिला दूं कि फिजिकल एस्पेक्ट वो है कि जब मान लीजिए किसी वजह से कपल्स बिखर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, चाहे वो डिवोर्स के फॉर्म में हो, सेपरेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो उस फॉर्म में है कि भगवान ने किसी एक को अपने पास बुला लिया, तो इस किसी भी वजह से अगर हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं तो वो एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगेन बोल रही हूँ कि वो चाहे हैप्पी मैरिज हो या वो ट्रबलसम मैरिज हो, लेकिन एक ऐसा पहलू है जिसका ध्यान सबको रखना है। फिजिकल एस्पेक्ट के लिए पार्ट 1 देखिए, इमोशनल एस्पेक्ट के लिए ये वाला पार्ट। तो हम लोग जब दो लोग मिलके रहते हैं, खासकर हस्बैंड एंड वाइफ जिनके बीच में एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की एक रिलेशनशिप होती है, जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है ना। काम की डिपेंडेंसी हो जाती है कि भाई आपके पार्टनर जो है इस टाइप का काम करेंगे, आपका काम इस टाइप का है। चाहे आप बोल के करें, बोल के वो इस तरीके का काम डिवाइड करें, चाहे आप अपने आप ऑटोमेटिकली वो काम डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर इंस्टेंस बच्चों के होमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो गई या उनको घुमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर की हो गई, तो कुछ इस तरीके से डिवीजन हो जाता है ना। इसी तरीके से आप उस केस में क्या होता है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, करेक्ट। इसी तरीके से वो फिजिकल एस्पेक्ट है, एक इमोशनल एस्पेक्ट है। इमोशनल एस्पेक्ट ये है कि एक दूसरे के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है ना। इमोशनल डिपेंडेंसी क्या है? जैसे आपको किसी बात का बुरा लग रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ बैठना चाहते हो और उस चीज को बोलना चाहते हो, या घर में कोई किसी से बहस हो गई, आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, कहीं फंस गए, पार्टनर से सॉल्यूशंस देना चाहते हो ना। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशंस आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ में रह के वो डिपेंडेंसी हो जाती है ना। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक उलझन है, और उलझन एक इमोशन है, और आप अपने पार्टनर के साथ बैठते हो तो उसका सोल्यूशन ढूंढते हो, तो उसमें आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी या मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा तो मेरे को ये सोल्यूशन मिल गया। तो एक कंफर्ट है कि ये इंसान मेरे साथ है, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पे सेपरेशन हो जाता है, चाहे जिस भी वजह से हो, वहां जो है फिर हम फंस जाते हैं, बिकॉज अब वो हमारी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए वो इंसान हमारे पास नहीं है, या वो हमारी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इमोशनल नीड और एक तरीके की होती है, जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसान की नीड है कि मुझे हमेशा से एक्सेप्टेंस मिले, चाहे मैं जैसी भी हूं, मगर मुझे मेरे पार्टनर से एक्सेप्टेंस मिले। और हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको किसी न किसी फॉर्म में वो एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो एक्सेप्टेंस जो एक आपके अंदर एक नीड है, उसके लिए आप डिपेंडेंट हो जाते हो अपने पार्टनर के ऊपर, और आपके पार्टनर जो है और एक किसी नीड के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो एक वो भी एस्पेक्ट है जहां पे हम ये वाली नीड्स को पूरा करने के लिए पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। अगर वो पार्टनर चले जाता है आपकी लाइफ से, तब वो एक वैक्यूम आता है अंदर कि अब ये नीड कैसे सेटिस्फाई होगी। चाहे वो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस है, नीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, नीड फॉर वैलिडेशन है, लव नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, राइट। तो अब वो सवाल आ जाता है कि अब अगर वो इंसान नहीं है तो अब वो नीड्स कैसे सेटिस्फाई होंगी। और दिमाग में ये भी आता है कि वो जो प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग इकट्ठे बैठते थे, अब वो प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा। तो जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी हिल गई और अब हम हेल्पलेस हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और ये सोच के जो है एनर्जी और ड्रेन आउट हो जाती है। और उस टाइम पे फिर
कई लोगों को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है लाइफ को। इस केस में ऐसी सिचुएशन ना आए। मतलब कौन कब तक है ये किसी को नहीं मालूम, है ना। लेकिन ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और वो एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह होता है कि जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, एक बार आपको बैठ के अपने साथ, अकेले खुद के साथ बैठ के एक वो लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी इमोशनल नीड्स के लिए आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब आपने लिस्ट बना ली तो उसके एक एक नीड के आगे आप दूसरे कॉलम में ये लिखिए कि आपके जो पार्टनर है आपकी उस नीड को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी नीड है कि भाई मुझे मेरे पार्टनर से प्यार मिलना चाहिए, तो आपके हस्बैंड कैसे सेटिस्फाई करते हैं। हो सकता है कि आपके हस्बैंड टाइम से घर आते हो सकता है आपकी वाइफ आपका फेवरेट खाना आपको बना के देती हो। ठीक है, तो एक बहुत ऑनेस्ट असेसमेंट करिए कि वो नीड कैसे पूरी की जाती है, आपके पार्टनर आपके लिए कैसे पूरी करते हैं। थर्ड कॉलम में लिखिए कि मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के ऊपर आज की डेट में डिपेंडेंट नहीं है उस नीड के लिए, लेकिन वो नीड तो अंदर है, तो आप उस नीड को खुद से कैसे पूरा करेंगे। अगर आपकी ये नीड है कि मैं जो भी करूं उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, उसकी मुझे एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, उसकी मुझे शाबाशी वाहवाही मिलनी चाहिए, उसके लिए मुझे प्यार मिलना चाहिए, तो वो आप अगर थर्ड कॉलम में लिखिए कि अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो आप उस नीड को कैसे पूरा करेंगे खुद से। ठीक है, वो आपने लिख लिया। और उसके बाद अब आपको कम से कम हफ्ते 10 दिन जो है ये कोशिश करनी है कि वो नीड आप, इमोशनल नीड आप कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर नीड है कि एक्सेप्टेंस की, तो वो एक्सेप्टेंस की नीड आप कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है जिससे कि बहुत प्रॉब्लम अंदर हो रही है, उलझन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, रेस्टलेसनेस है, तो आप उसको खुद से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये चीजें आपने करनी है। और इससे आपको समझ में आएगा कि मैं इमोशनली अपनी नीड्स को कैसे केटर कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, एंड ये चीज आप प्रैक्टिस में लाइए और इसको कोशिश करते जाइए, तो ये बहुत हद तक आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश में आप, मतलब ये एक्सरसाइज आपको बहुत हद तक इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाएगी। अब आप सोचोगे कि नहीं मेरे पार्टनर, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं, तो कुछ नहीं सोचेंगे। आप अगर अंदर से आपके अंदर खुशी है, अंदर से आपके अंदर एक पीस है, कामनेस है, राइट, तो आपका ये एक्सपेरिमेंट जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई कंफ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपके पार्टनर को भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने करना है। और बाय चांस मैं आपको एक इमरजेंसी का स्टेप बता रही हूँ, बाय चांस आप बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे नीड को सेटिस्फाई करते करते, या घबराहट हो जाती है या टेंशन हो जाती है, तो आपने उस इमोशन के साथ, मान लीजिए आपको ये करते करते बहुत टेंशन हो गई, या आपको वो आपकी नीड जो है आपको ऐसा लग रहा है माय गॉड ये अकेले से तो नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है, छोड़ दो। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो इमरजेंसी स्टेप क्या है, आप अपने साथ बैठेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे कम से कम 3 बार। और वो डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, आपने मान लीजिए 10 के काउंट में इनहेल किया, फिर आप 12 के काउंट में उसको एक्सहेल करेंगे, फिर 10 के काउंट में इनहेल करके फिर 12 के काउंट में एक्सहेल करेंगे। तो आपका एक्सहेलेशन स्लो होना चाहिए, कम से कम 3 और अगर हो सके तो 5 बार ऐसे करेंगे। ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा मन शांत होगा। फिर उस टाइम पे आप अपने उस इमोशन को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आपको ऑब्जर्व कैसे करना है कि मान लीजिए आप ये बैठे हैं और ये आपका इमोशन है, आप जो है एक चौकीदार की तरह से हैं और अब आप उस इंसान को और उस इमोशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके मन में मान लीजिए एक घबराहट हो रही है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ओहो, और मुझे अपने हस्बैंड से नहीं पूछना है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, मैं कैसे सॉल्व करूं, टेंशन हो रही है।
तो एक पार्ट आपका चौकीदार के तरीके से उसको ऑब्जर्व करेगा। ओ अच्छा टेंशन है, कहाँ से टेंशन शुरू हो रही है, कहाँ जा रही है, कितने साइज की है, क्या इसका कलर है, 3D है, 2D है, किस डायरेक्शन से आ रही है। आप ऑब्जर्व करिए उस टेंशन को, यानी कि आप अपनी बॉडी में टेंशन महसूस कर रहे हैं, वो इमोशन आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो हस्बैंड से या वाइफ से जाके बात नहीं करनी है, ठीक है ना, इस बारे में। अब आप अपने पास अपने साथ अपने को लेके बैठे हुए हैं और अपनी टेंशन को बहुत शांति से एक चौकीदार के नजरिए से उसको जस्ट एक ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे वो टेंशन हो सकता है शुरू में बढ़े, बट धीरे धीरे वो घटती जाएगी और इस तरीके से आप सीखने लगते हैं कि आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे होना है। ठीक है, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। उसके बाद ये दोनों चीजें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 की प्रैक्टिस करिए और करते रहिए। एक्शन इज द नेम ऑफ द गेम। एक्शन लेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू। Hi, my name is Parul Diwan, and as a relationship coach, I have noticed that when marriage gets into trouble, it's the woman who starts to give in a lot in the relationship, to the extent that she loses herself. Sometimes she loses her dignity, she sacrifices her career, and still she does not get what she is looking for. That's the time she feels stuck, and some women also start to think whether they should stay in the marriage or should they leave. Don't worry, I am coming to you with my podcast called From Mates to Soulmates, where I am going to tell you how to rediscover yourself and also revive your relationship with your husband. And From Mates to Soulmates is not just the podcast, it's also the book that I have written, which is based on the true story of my client. So कुछ बातों का मतलब और कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बातें होती हैं, हमें उनका कैसे मतलब निकालना चाहिए कि वो जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत ही खूबसूरत बनती चली जाए समय के साथ। और कुछ मतलब की बातें भी हम आपके साथ करेंगे। स्टे ट्यून टू दिस पॉडकास्ट फ्रॉम मेट्स टू सोलमेट्स एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय।